गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ रहे हैं ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। जो ब्लॉटिंग टेक्निक है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो डीएनए टुकड़े होते हैं उनको एगारोज जेल से प्राप्त करने के बाद, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि से गुजारने के बाद इनको सेल्यूलोज फिल्टर पत्थर पर ट्रांसफ़र कर स्थिर किया जाता है और फिर इनके बाद इनकी डीएनए प्रोब द्वारा पहचान की जाती है। तो देख लेते हैं जो सदर्न जो ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले E.M. सदर्न ने 1975 में E.M. सदर्न ने 1975 में, ठीक है, कब 1975 में डीएनए खंडों को किस पर ट्रांसफ़र किया था? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पत्थर पर ट्रांसफ़र किया था। डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर सबसे पहले ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है उसको तो कहा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें डीएनए खंडों का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है। और किसकी सहायता से किया जाता है? डीएनए प्रोब की सहायता से। डीएनए प्रोब की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। क्लियर? और देखिए, डीएनए प्रोब द्वारा संकरण से पहचाना जाता है। आगे देखिए, 1979 में एल्विन एट ऑल ने, ठीक है, एल्विन एट ऑल ने किसके लिए? आरएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के स्थान पर आरएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम जेल कह रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजारने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करने की बजाय किस पर ट्रांसफ़र किया? किस पर किया था? ये किया था इन्होंने एमिनो बेंजील ऑक्सीमेथिल पर। एमिनो बेंजील ऑक्सीमेथिल पर, ठीक है, एमिनो बेंजील ऑक्सीमेथिल पर OSM, इसे हम कहते हैं OBM पर ट्रांसफ़र किया। और यह तकनीक ट्रांसफ़र किया, इसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। क्लियर? दो बातें हो गई। अब देखिए तीसरी बात क्या है। अब इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें आरएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है। किसकी सहायता से? आरएनए प्रोब की सहायता से। आरएनए प्रोब की सहायता से, ठीक है। अब देखिए, दो बातें तो ये है, ये तो हो गई डीएनए खंड के लिए और आरएनए खंड के लिए। डीएनए खंड के लिए तो E.M. सदर्न ने 1975 में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पत्थर पर इनको ट्रांसफ़र किया। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से इनको गुजारा गया। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में हमने क्या पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी विधि है जो कि डीएनए और आरएनए का विश्लेषण करती है। डीएनए खंडों को शुद्ध रूप से अलग किया जाता है और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक आवेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। और ये एगारोजेल पॉलीएक्रिलेमाइड जो है
इसकी सहायता से ये काम किया जाता है। तो एगोरेज जेल और पॉलीएक्रेमाइड जेल क्या होते हैं, एक तरह के ऐसी सतह होती हैं जिन पर छिद्र पाए जाते हैं और ये आणविक छलनी होती है, आणविक छलनी उसकी तरह काम करते हैं। फिर डीएनए खंडों को अभिरंजित कर इन जेल में प्रवाहित करवा दिया जाता है, इसकी सहायता से, विद्युत प्रवाह की सहायता से, जिससे कि डीएनए के अलग अलग खंड उसके ऊपर बन जाते हैं, जिसके आधार पर यानी आकार के आधार पर अलग अलग लंबाई हमें देखने को मिलती है। तो समान लंबाई के जो बैंड होते हैं वो एक ही डीएनए है और दूसरे जो हैं वो छोटे वाले वो अलग डीएनए हैं। तो इस प्रकार से इन डीएनए को अलग किया जाएगा और फिर इस जेल को अभिरंजित कर यूवी प्रकाश में देखने पर ये बैंड हमें समान लंबाई के बैंड कैसे दिखाई देते हैं, नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि पर ही ब्लॉटिंग टेक्निक आधारित है। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से गुजारने के बाद फिर उसको क्या किया जा रहा था, अल्ट्रावायलेट किरणों से देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारने के बाद इनको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर इनकी डीएनए प्रोब की सहायता से पहचान की जाती है। इसी तरह से आरएनए खंडों की पहचान की जाती है, लेकिन आरएनए खंडों की पहचान के लिए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर काम में नहीं लेते। एमिनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पर इनको ट्रांसफ़र कर आरएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है। और जो तीसरा है वो है प्रोटीन के लिए, डीएनए, आरएनए और इसके बाद तीसरा क्या आता है वो है प्रोटीन के लिए। जो प्रोटीन के लिए है उसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये किसके लिए होती है, ये प्रोटीन के लिए होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, 1979 में 1979 में टॉम्बिन एट ऑल, ये वैज्ञानिक थे, इनके साथी थे, इन्होंने प्रोटीन को सबसे पहले सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पर या डोडिसाइल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड से अलग किया था, ठीक है। डोडिसाइल सल्फेट की सहायता से प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड से अलग किया, ठीक है, क्लियर। तो इसमें अब देखिए डीएनए के लिए तो लेते हैं काम में नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर और उसके बाद आरएनए के लिए लेते हैं एमिनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल और फिर देखिए प्रोटीन जो है उसके लिए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर भी काम में ले सकते हैं या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन भी काम में ले सकते हैं। तो पहले क्या किया जाएगा, पहले प्रोटीन कणों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारा जाता है, ठीक है, की विधि से अलग करते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन कणों को किस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर या नायलॉन मेम्ब्रेन पर, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर या नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, नायलॉन की जो झिल्ली है पर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। पहले उसको अलग किया जाता है डोडिसाइल सल्फेट की सहायता से, उसके बाद इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि से गुजारा जाता है और फिर यानी यहाँ तक का जो काम है वो तो आरएनए डीएनए की तरह ही होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन प्रोटीन कणों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर या फिर नायलॉन झिल्ली पर क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर एक्सरे से उद्भासित किया जाता है, फिर एक्सरे से उद्भासित करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन की पहचान करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन की पहचान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहली देखी है सदर्न, फिर दूसरी है नॉर्दर्न और तीसरी है वेस्टर्न। ठीक है, सदर्न तो डीएनए के लिए काम आती है, नॉर्दर्न जो आती है वो आरएनए के लिए काम आती है और ये आती है प्रोटीन के लिए। ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं पीसीआर में। देखिए पीसीआर क्या है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो वैसे ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से जितना ज़रूरी है उतना हम आपको बताएंगे। तो देखिए जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहा जाता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं। ये एक तरह से इसकी मूल बात क्या है? इसकी मूल बात ये है कि यह डीएनए के विस्तारण की विधि है। ठीक है, किसकी विधि है ये? डीएनए के विस्तारण की विधि है, यानी कि इसमें डीएनए का विस्तार किया जाता है, उसकी संख्या को बढ़ाया जाता है। तो देखिए 1985 तक, 1985 तक यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में जीन के लिए, यानी कि जीन के रेप्लिकेशन हेतु यानी 1985 तक यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक सेल के जीन रेप्लिकेशन के लिए वाहक का प्रयोग आवश्यक समझा जाता था। ठीक है, यानी 1985 तक तो क्या किया जाता था कि वाहक का प्रयोग किया जाता था। वाहक की सहायता से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित जीन या डीएनए का रेप्लिकेशन करवाया जाता था। लेकिन 1989 में कैरी मुलिस, क्या नाम है? कैरी मुलिस, ये आपको याद रखना है। पीसीआर की खोज किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पीसीआर की खोज की। इसने क्या किया? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पीसीआर की खोज की। ठीक है, तो पीसीआर की खोज का श्रेय किसको जाता है? कैरी मुलिस को जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि डीएनए की एक ही प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां बहुत कम समय में प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, इसमें डीएनए की एक प्रतिलिपि या कॉपी से डीएनए की लाखों कॉपीज बनाई या प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, और वो भी क्या? बहुत कम समय में। इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए जब हम क्लोनिंग करते हैं, यानी जब हमने देखा था रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाया था उस वक्त भी, कि वेक्टर की सहायता से जब किसी जीन या किस डीएनए का रेप्लिकेशन करवाया जाता है तो उसमें टाइम बहुत लगता है, यानी अधिक समय लगता है। तो इस पीसीआर तकनीक की सहायता से बहुत ही कम समय में डीएनए अणु के विशेष क्षेत्र को आवर्धित किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, और ये आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो मूल सिद्धांत या इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? ये होता है डीएनए का विस्तारण। ठीक है, तो 1985 तक तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए उनके जीन रेप्लिकेशन के लिए वेक्टर का प्रयोग किया जाता था, परंतु 1989 में कैरी मुलिस ने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पीसीआर की खोज कर डाली। और इस पीसीआर में क्या होता है कि डीएनए की एक ही प्रतिलिपि से डीएनए की लाखों प्रतिलिपियां बहुत ही कम समय में तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए पीसीआर की और महत्वपूर्ण क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यह क्रिया होती कहाँ है।
ठीक है, यह क्रिया होती कहाँ है? तो यह क्रिया देखिए इन विट्रो में एपेंडोर्फ ट्यूब में करवाई जाती है। किसमें? एपेंडोर्फ ट्यूब में करवाई जाती है। पहली बात तो ये एपेंडोर्फ जो ट्यूब है उसमें करवाई जाती है और इसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? टेक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखने हैं कि पीसीआर की क्रिया एपेंडोर्फ ट्यूब में करवाई जाती है। दूसरा, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टैक पॉलीमरेज क्या है? टैक पॉलीमरेज एक ऐसा विशेष डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो उच्च ताप के लिए प्रतिरोधी होता है। ठीक है, टैक पॉलीमरेज है क्या? टैक पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है? ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो उच्च ताप का क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। ठीक है, उच्च ताप का क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, इसलिए टैक पॉलीमरेज का जो है उपयोग करते हैं। अब ये एंजाइम प्राप्त किया कहाँ से किया जाता है? तो यह एंजाइम एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। यह एंजाइम एक बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका? उसका नाम है थर्मस एक्वेटिक्स। ठीक है, इससे इसको प्राप्त किया जाता है। एक्वेटिकस है। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया की जाति है और इससे ये एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, टैक पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है, जो कि उच्च ताप का प्रतिरोधी होता है यह एंजाइम। और देखिए कुछ और भी एंजाइम इसमें काम आते हैं, कुछ और एंजाइम भी इसमें काम आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है पी फ्लू। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज। पी फ्लू पॉलीमरेज है और ये पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त होता है। ठीक है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से, इससे ये प्राप्त होता है पी फ्लू। ठीक है, दूसरा जो है वो आता है इसमें वेंट। ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है थर्मोकोकस लिटोरेलिस से। थर्मोकोकस लिटोरेलिस। ठीक है, यहाँ से ये प्राप्त होता है। ये जो दोनों बैक्टीरिया है इनसे ये दो एंजाइम और प्राप्त होते हैं। तो देखिए पीसीआर कहाँ की जाती है? एपेंडोर्फ ट्यूब में करवाई जाती है। दूसरा, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का इसमें प्रयोग करते हैं। टैक पॉलीमरेज एंजाइम विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि उच्च ताप का प्रतिरोधी होता है, यानी कि उच्च ताप में भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है क्योंकि ये एंजाइम उच्च ताप का प्रतिरोधी होता है। तीसरा जो चौथा है वो है ये है कि एंजाइम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है और कुछ और एंजाइम भी इसमें काम आते हैं जैसे पी फ्लू और टेन। अब देखिए इस पीसीआर की तकनीक जो क्या है वो देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, लेकिन पीसीआर में 3 क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं? या हम ये कह सकते हैं कि पीसीआर के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। ठीक है, पहला क्या है? डीनेचुरेशन है। पहला क्या है? डीनेचुरेशन। दूसरा आता है इसमें एनलिंग। दूसरा क्या है? एनलिंग।
और तीसरा आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की प्रक्रिया जो है उसी को हम हिंदी में कहते हैं विस्तारण, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जो पहली क्रिया है देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें डीएनए सैंपल को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं जिससे कि ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाता है। इस डीनेचुरेशन में क्या किया जाएगा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए सैंपल को डीएस डीएनए से एसएस डीएनए में बदला जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए सैंपल को एसएस डीएनए में बदला जाएगा, क्योंकि जो क्षार क्रम होता है वो टूट जाता है तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, इसका विकृतीकरण हो जाएगा। दूसरा जो है एनलिंग, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एसएस डीएनए जो कि इस पहली प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, इसमें एसएस डीएनए के तीसरे एंड पर, कौन से एंड पर, तीसरे एंड पर प्राइमर जुड़ता है, ठीक है, या जोड़ा जाता है। यह जो दूसरी प्रक्रिया, इसमें तीसरे एंड पर प्राइमर को जोड़ा जाता है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम होता है। और तीसरा जो है इसमें देखिए टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो सिंगल टेम्पलेट है उसके सारे डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होता है, टैग पॉलीमरेज एसएस या सिंगल टेम्पलेट पर फिर वो क्या करेगा, डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करता है, डीएनए की नई श्रृंखला बनाता है, ठीक है। और यह क्रिया 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छी पॉलीमेराइजेशन है उसकी क्रिया 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती है, यानी कि एक्सटेंशन क्रिया होती है। तो ये जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पीसीआर में सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण टेम्परेचर क्या होता है जिस पर ये क्रिया अच्छी तरह से होती है, तो आपको बताना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए यह क्रिया डीएनए थर्मल जो साइलर होता है, यह क्रिया डीएनए थर्मल साइलर में करवाई जाती है, ठीक है। कहाँ करवाई जाती है, डीएनए थर्मल साइलर में करवाई जाती है, एपेंडोर्फ ट्यूब में। प्रत्येक चक्र को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, 3 चक्र हैं। तो देखिए प्रत्येक चक्र को पूरा होने में 225 सेकंड लगते हैं, ठीक है। कितने लगते हैं, 225 सेकंड लगते हैं, क्लियर। तो ये हो जाता है 225 सेकंड का मतलब ये हो जाता है कि लगभग 3 मिनट और 45 सेकंड का टाइम इसमें लगता है। 3 मिनट 45 सेकंड में पीसीआर का एक चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए पीसीआर में 3 चरण है। पहला चरण डीनेचुरेशन, तो जैसे रेप्लिकेशन में हम देखते हैं ना कि सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएस डीएनए को पहले सिंगल में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पर आरएनए प्राइमर का जुड़ाव होता है, वहाँ पर आरएनए प्राइमर जोड़ा जाता है उसके तीसरे एंड पर। नॉर्मल अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तब बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर आगे पॉलीमरेज सेकंड की सहायता से डीएनए के नई श्रृंखला का निर्माण होता है। ये तो सामान्य क्लोनिंग की प्रक्रिया है, सामान्य रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है। लेकिन पीसीआर में देखिए डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें डीएनए सैंपल को डीएस डीएनए से एसएस डीएनए में बदला जाएगा। फिर उस एसएस डीएनए के तीसरे एंड पर
प्राइमर जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर जोड़ा जाता है जो कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम होता है। और तीसरा जो विस्तारण की क्रिया है उसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम उस सिंगल टेम्पलेट पर, यानी कि जहाँ पर प्राइमर जुड़ा हुआ है वहाँ पर शुरुआत करता है डीएनए की नई श्रृंखला का, और डीएनए की नई श्रृंखला बन जाती है धीरे धीरे। और पहले जो ये यहाँ पर SS था वो पुनः क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। यह क्रिया डीएनए थर्मल साइलर में करवाई जाती है और प्रत्येक चक्र को पूरा होने में 225 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखिए आगे पीसीआर का महत्व क्या है। देखिए पीसीआर का महत्व का मतलब यही है कि एक तो देखिए महत्व का अगर हम देखें, पहला महत्व है कि मानचित्रण, जो हम जीनोम का मानचित्रण तैयार करते हैं तो वो हम कर सकते हैं आणविक मानचित्रण व अनुसंधान में, ठीक है, अनुसंधान में, ये इसका पहला महत्व है। यानी मानचित्र तैयार किए जाते हैं जीनोम के, डीएनए के, आरएनए के। और इसी तरह से जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनका उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग व जीन थेरेपी, ठीक है, जीनों के द्वारा इलाज किया जाता है, थेरेपी दी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पीसीआर का उपयोग होता है। पीसीआर की सहायता से हम डीएनए के नए अणु प्राप्त कर सकते हैं, नई नई संकरण जातियों के निर्माण के लिए हम डीएनए की संख्या को बढ़ा सकते हैं। डीएनए की बहुआकारकी के अध्ययन में, डीएनए की बहुआकारकी के अध्ययन में, बहुआकारकी के अध्ययन से मतलब ये होता है कि वैसे तो हम ये जानते हैं कि जो ट्रिपल कोड के हिसाब से 20 एमिनो एसिड होते हैं, तो उस हिसाब से डीएनए में जो 4 क्रम हैं, तो वो 4 क्रम किस तरह के हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उनमें बॉन्ड कितने हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए की बहुआकारकी के बारे में पता चलता है। अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान हेतु, ठीक है, अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान की जाती है, ठीक है। तो जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी जो टेक्निक होती है उसकी सहायता से पीसीआर की द्वारा डीएनए का विस्तारण कर डीएनए की अतिरिक्त प्रतिलिपियां प्राप्त कर फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और अपराधियों की पहचान की जाती है। और इसी तरह से जो आनुवांशिक रोग हैं, जैसे आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, हीमोफीलिया, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हंसिए की आकार की, इस तरह से जो ब्लड सेल होती हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती है, गोल नहीं होती है, इस तरह से हंसिए के आकार की हो जाती हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक रोग है। तो इन रोगों की पहचान जो है वो की जाती है पीसीआर द्वारा। तो इस प्रकार से पीसीआर का महत्व। कल हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।